चलिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो हमने एसपी से लेकर SP3 तक के केसेस विद लोन पेयर डिस्कस कर रहे थे। आज के लेक्चर में रिमेनिंग केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम केस ले रहे हैं, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। ध्यान से समझिएगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला भी था कि SP, SP2, SP3 में लोन पेयर कहीं भी रख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारी पोजीशन सेम होती है। लेकिन जब भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, SP3D सॉरी है ना, SP3D हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि आज हम SP3D के बारे में बात करने वाले हैं। तो SP3D हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर आए, चाहे एक लोन पेयर आए, चाहे दो लोन पेयर आए, चाहे तीन लोन पेयर आए, लोन पेयर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन लेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन लेगा। और साथ ही साथ इसके बाद अगर SP3D2 की बात करेंगे तो SP3D2 में पहला लोन पेयर तो आप कहीं भी रख दें, याद करें मैंने रोटेट करके दिखाया था। SP3D2 में सारी पोजीशन सेम होती थी। मैंने एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बात की थी। और जब दो लोन पेयर आते हैं तो दो लोन पेयर कहां आएंगे? एट एक्सियल पोजीशन। मैंने बोला था, हालांकि इसमें कोई इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं होता SP3D2 में, और एक्सियल कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे के कैसे आएंगे? ऑपोजिट आएंगे। चलिए डिस्कस करेंगे। एक बार इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। सपोज एग्जाम में आपको मॉलिक्यूल दिया गया PF5, या फिर एग्जाम में मॉलिक्यूल दिया गया PCl5। PCl5 एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, तो PCl5 के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, फास्फोरस सेंट्रल एटम है बेटा। फास्फोरस के वैलेंस शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। और क्लोरीन जो साइड एटम है या फ्लोरीन जो साइड एटम है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है 5 क्लोरीन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये पांचों सिंगल बॉन्ड मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बेटा? 5। और फास्फोरस के पास लोन पेयर कितना बचा बेटा? 0। और 5 + 0 का समेशन कितना आ गया? 5। जब भी H की वैल्यू, नंबर ऑफ हाइब्रिड एटम की वैल्यू 5 आएगी, है ना, ये 4 केसेस हम डिस्कस करेंगे। जब भी H की वैल्यू 5 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज बी SP3D। और SP3D की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होगी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोला जाता है, वो होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। सभी के लिए, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन SP3D है, तो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होना चाहिए था, आइडियल ज्योमेट्री होना चाहिए था, वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल। यहां लोन पेयर नहीं आएगा अभी जो हम केस देख रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दिस इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम है, लेकिन जैसे ही लोन पेयर्स आ जाएंगे 1 2 3, तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री रिप्रेजेंट्स द आइडियल कंडीशन। बट लोन पेयर आने से कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगा और कंडीशंस क्या हो जाएंगी? चेंज। चलिए, अब इस कंडीशन को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो याद करिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्राइगोनल बायपिरामिडल ड्रॉ करके बताया था, है ना, ड्रॉ करके बताया था। एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। सारे स्ट्रक्चर को हम 3D में समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर 3D में अगर समझ लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, है ना। प्लेनर, नॉन प्लेनर, कितने एंगल हैं, एंगल बढ़ा कम हुआ, ये आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, ट्राइगोनल बायपिरामिडल नाम से समझिएगा। ट्राइगोनल बायपिरामिडल क्यों बोला था इसको, या इसको स्क्वायर बायपिरामिडल क्यों बोला गया था? क्योंकि यहां ट्राइगोनल बायपिरामिडल में 3 एटम, 3 पोजीशंस, सेंट्रल एटम के अलावा 3 पोजीशन सेम प्लेन पर, एक ट्राइंगल के फॉर्म में। इन तीनों पोजीशन को, तीनों ब्लैक कलर की पोजीशन को क्या नाम दिया था? इक्वेटोरियल। याद करें, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक पोजीशन आउट ऑफ द प्लेन है, एक पोजीशन इनसाइड द प्लेन है। तो बेटा ट्राइंगल को बेस मानते हुए एक पिरामिड कहां बनेगा? ऊपर बनेगा। और एक पिरामिड कहां बनेगा? नीचे बनेगा। इसीलिए इसको बोला था ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ठीक है ना। अब देखो, ये 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है। तीनों इक्वेटोरियल का एंगल एक दूसरे से कितना बताया था? 120, 120, 120। याद करिएगा, एंगल्स की बात करेंगे यहां पर, ठीक है ना। एंगल्स की बात करेंगे तो बेटा, एंगल्स की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल का जो एंगल है, किसका एंगल है? इक्वेटोरियल का कितना एंगल है? 120 डिग्री। और कितने एंगल थे बेटा? 3 एंगल्स, ठीक है। इक्वेटोरियल एक्सियल का जो एंगल है वो कितना आता है? 90 डिग्री। और कितने एंगल्स थे बेटा? 6। और एक्सियल का जो एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री। और कितना एंगल है? 1। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इक्वेटोरियल के एंगल 120, 120, 120।
इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल एंड इक्वेटोरियल 3 एक्सियल के साथ, तो ये 90 हो गए। और रेड और ग्रीन एक्सियल एक्सियल 180 हो गया। स्ट्रक्चर देखिए, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो नॉन प्लेनर है क्योंकि रेड और ग्रीन आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन है। तो बेटा अगर आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन हटा दूं तो रिमेनिंग 4 एटम्स, एक सेंट्रल और 3 साइड एटम प्लेन पे आएंगे। तो बेटा इसमें PCl5 या PF5 में पूछा जाए मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है। अब इसमें अगर लोन पेयर आया तो याद करें, मैंने बोला था sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब भी लोन पेयर आएगा, लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे आएगा, इक्वेटोरियल पे। कौन सी पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पे। एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, SF4, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सल्फर सेंट्रल एटम है, सल्फर के वैलेंस शेल में ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन कितने आ रहे हैं SF4 में, 4। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल। तो बेटा 4 फ्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना लिया, और एक क्या बच गया, लोन पेयर। मतलब 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर 1, ठीक है ना। तो 4 + 1 का केस आ गया 5, और जब भी 5 आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d की आइडियल कंडीशन की जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन एक लोन पेयर आ गया तो इसे AB5 से रिप्रेजेंट करा, इसे AB4L1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लोन पेयर आने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, लेकिन डिस्टॉर्शन आने की वजह से जो शेप बनेगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनेगा, वो क्या हो जाएगा, सीसॉ। क्या हो जाएगा, सीसॉ। इसको एक और नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या नाम दिया जाता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो सीसो या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, इसके बॉन्ड एंगल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सपोज अगर मैं यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं बेटा लोन पेयर का, रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं बेटा लोन पेयर का, तो ध्यान से समझिएगा। याद करें, पहले 3 इक्वेटोरियल पोजीशन थी, एक पोजीशन प्लेन से बाहर की तरफ जा रही थी, एक्सियल पोजीशन जिसको बोलते हैं, और एक ये ग्रीन कलर का जो मार्कर है प्लेन से अंदर था। अब लोन पेयर मैंने बोला sp3d में लोन पेयर जब भी आएगा कहां आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये जो सामने वाला ब्लैक है या ये जो ब्लैक है साइड वाले, इनमें से कहीं भी रख दो क्योंकि तीनों इक्वेटोरियल है। लोन पेयर को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैंने ब्लैक हटा के ये लगा दिया। ये 3 आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन है जिनमें से एक पे क्या आ गया, लोन पेयर। अब आप इसको थोड़ा सा रेफरेंस के फॉर्म में समझिएगा बेटा। पहले इक्वेटोरियल का एंगल कितना होना चाहिए था, 120, लेकिन लोन पेयर आया, लोन पेयर क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये रिपेल करेगा तो ये थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा। इसका मतलब है जो 120 के एंगल होने थे वो 120 का नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 120। तो ये कंडीशन आपको यहां दिखा रखी है, लेस देन 120 यहां मेंशन्ड है, लेस देन 120 यहां मेंशन्ड है। या फिर आप इस केस में लिख भी ले कि एंगल 120 नहीं होगा, इस बार एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री होगा, या 120 का कोई भी एंगल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये लोन पेयर ने ये वाला एंगल डिक्रीज कर दिया। अब ये जो एक्सियल पोजीशन थी, ये वाली है ना, ये ग्रीन और ये रेड, तो ये लोन पेयर जो है ये इस बॉन्ड पेयर को भी धक्का देगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा, और धक्का देगा तो ये आगे जाएगा या रिपल्शन की वजह से पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा। अब आप देखो, अगर ये स्ट्रेट होता तो ये एंगल कितने का बनता, 90, जो कि इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल 90 है। लेकिन जब ये रिपेल करेगा तो ये पीछे चला गया, ठीक है। और जब ये रिपेल किया तो ये पीछे चला गया, और पीछे चला गया तो जो आपको पहले इक्वेटोरियल एक्सियल, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि यहां तो लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एंगल नहीं देखेंगे, है ना। तो जो पहले इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल 90 दिख रहा था, ये जैसे ही लोन पेयर के धक्के की वजह से पीछे आया, ये एंगल जो है बेटा ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट होता तो 90 होता और ये इधर आ गया तो एंगल डिक्रीज हो गया, तो ये लेस देन 90। ये भी स्ट्रेट होता तो एंगल इसका भी इनसे प्लेन से 90 होता, पर इस लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये भी पीछे गया, ये भी पीछे गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, लेस देन 90। तो बेटा यहां पर जो 90 का एंगल होना था वो भी अब 90 नहीं होगा, वो भी एंगल क्या हो जाएगा, नो 90 डिग्री एंगल, नो 120 डिग्री एंगल। और एक खास बात सुने, अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो ये ग्रीन और ये रेड बिल्कुल स्ट्रेट होता, एक्सियल का एंगल कितना होता, 180। लेकिन इस लोन पेयर ने देखो, इस लोन पेयर ने इसको धक्का दिया पीछे की तरफ, ऐसे
इस लोन पेयर ने ये स्ट्रेट होना था, है ना, ये दोनों स्ट्रेट होने थे, लोन पेयर ने दोनों को धक्का दिया, इसको भी दिया, नीचे भी दिया, ये भी नीचे आया इस तरफ और ये भी इधर आ गया। अब देखो अगर ये स्ट्रेट होते ग्रीन और रेड तो एंगल 180 बनता, पर अब ये अंदर की तरफ आ गए तो एंगल अब दो दिख रहे होंगे आपको वहां से, है ना, एक बाहर का एक्सटीरियर एंगल रेड और ग्रीन का और एक अंदर का इंटीरियर, हमेशा लेस वाला इंटीरियर एंगल लेते हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 180। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 180 का एंगल भी क्या हो जाएगा, 0। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि SF4 में 120 का एंगल कितना, क्योंकि SP3D में तो 120 भी होता है, 90 भी होता है, 180 भी होता है, तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इन SF4, 120 डिग्री इन SF4 एंड 180 डिग्री इन SF4। सबका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि सारे एंगल 120, 90 या 180 से डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। अब नाम की बात आती सीसो, है ना, स्ट्रक्चर देख लें फिर से, ये तीनों इक्वेटोरियल, इस ब्लू पे कौन है, लोन पेयर, ये क्या है, एक्सियल पोजीशन, ये क्या है, एक्सियल पोजीशन, इस लोन पेयर ने धक्का दिया ये पीछे गया, इस लोन पेयर ने धक्का दिया ये पीछे गया, ठीक है। अब लोन पेयर को हटा दो, ब्लू वाले को भूल जाओ थोड़ी देर, है ना, मैं स्ट्रक्चर फिर से बना रहा हूं ब्लू हटा के। तो देखिए ये स्ट्रक्चर, ये जो ब्लैक है और ये जो ब्लैक है ये एक प्लेन पे होगा और ये जो रेड है और जो ग्रीन है वो एक प्लेन पे होगा, ठीक है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। तो पहली बात इस स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा बचपन में झूला झूला करते थे, है ना, सीसो जिसको बोलते थे। ये झूले का स्टैंड है, ये झूले का स्टैंड है, इस रेड पे एक बैठ गया बच्चा और इस ग्रीन पे एक बैठ गया बच्चा और देखो क्या होगा, टैटू टैटू झूला झूलते थे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीसो। और इसको साथ ही साथ क्या बोला जा रहा है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्यों, टेट्राहेड्रल आइडियल कंडीशन CH4 याद करो, एक सेंट्रल एटम होता था, 4 साइड एटम होते थे, यहां भी एक सेंट्रल एटम है, 4 साइड एटम है, AB4 टाइप का है, लेकिन इसका आइडियल एंगल क्या टेट्राहेड्रल से मैच हो रहा है, नहीं, इसीलिए टेट्राहेड्रल नहीं है, रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, दिस इज नोन एज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और ये स्ट्रक्चर प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, तो नॉन प्लेनर, क्योंकि यहां केवल ये ब्लैक और सेंट्रल एटम या ये रेड, ये ग्रीन और सेंट्रल एटम एक प्लेन पे आएंगे, बचे हुए 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन। तो इस केस में मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन जब भी पूछा जाएगा बेटा सीसो में, तो मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन कितने हो जाएंगे, 3 एटम्स, ठीक है। चलिए क्लियर कर रहा हूं इसको, एक बार आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा जो नेक्स्ट केस ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज ClF3 BrF3। सपोज ये मॉलिक्यूल है, ClF3 के एग्जांपल से समझ रहे हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है ना, नोबल गैस हेलोजन, सॉरी। अब F3 आया, फ्लोरीन ने बनाया बेटा सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन ने बनाया सिंगल बॉन्ड, फ्लोरीन ने बनाया सिंगल बॉन्ड, और 2 क्या आ गए, लोन पेयर, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, 3+2 का केस क्या बना, 5, 3+2 का केस बना 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। आइडियल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होनी चाहिए थी, एंगल 120 90 180 के होने चाहिए थे, पर क्या लोन पेयर आए, कितने लोन पेयर आए, 2, AB3 L2 टाइप का केस बनेगा। लोन पेयर आने की वजह से डिस्टॉर्शन आएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं। देखिए क्या चेंजेस आए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के हिसाब से यहां पर 2 लोन पेयर जो आ रहे हैं, तो याद करें टीबीपी में दोनों लोन पेयर आए हैं, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कहां आएंगे, इक्वेटोरियल पे। अब सपोज ये 3 पोजीशन है जिनमें से रेड वाला एक है और बचे हुए 2 ब्लैक है। जो दोनों ब्लैक दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, उनको लोन पेयर अज्यूम कर लो, ठीक है ना, इन दोनों को लोन पेयर अज्यूम कर लो, और रेड को बॉन्ड पेयर मान लो, इस ब्लू को बॉन्ड पेयर मान लो, और इस ग्रीन को भी बॉन्ड पेयर आप अज्यूम कर लो, ग्रीन को भी क्या अज्यूम कर लो, बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो केवल 2 ब्लैक जो हैं वो आपके लोन पेयर है, बाकी तीनों जो कलर्ड है वो बॉन्ड पेयर है, ठीक है। बीच में क्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है। अब एक बात समझना, वेक्टर सोचो, वेक्टर के हिसाब से ये लोन पेयर जो ब्लैक वाला लोन पेयर है, ये जो ब्लैक वाला लोन पेयर है, दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, दोनों के ठीक बीच में, ठीक है ना, ऐसा बीच में आएगा तो वो इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है, इसका जो रिजल्टेंट है वो ठीक बीच में आ रहा है, ऐसा देखें, है ना, इस प्लेन पे देखिएगा, दोनों ब्लैक का लोन पेयर का रिजल्टेंट आ रहा है, तो वो इसको धक्का देगा, लेकिन किस तरफ धक्का देगा, सामने की तरफ। अब अगर इन दोनों ब्लैक का रिजल्टेंट ऐसे जा रहा है और वो इसको धक्का देगा, तो बेटा पहले ये दोनों का एंगल कितना होना था, इस एक्सियल और इस इक्वेटोरियल का एंगल, क्योंकि बॉन्ड पेयर यहां है और बॉन्ड पेयर यहां है, तो बॉन्ड पेयर का एंगल कितना होना था, 90। पर इन दोनों लोन पेयर के रिजल्टेंट ने इसको धक्का दिया, ये आगे गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन
90, और ये एंगल जो इस पे भी लगेगा, इन दोनों का रिपल्शन, तो कितना हो जाएगा, लेस देन 90। तो एंगल हो जाएगा 90 का एक भी एंगल नहीं है, सारे एंगल लेस देन 90। और ये जो ब्लू और जो ग्रीन 180 होना था ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, रिजल्टेंट रिपल्शन, ये एंगल भी हो जाएगा लेस देन 180। तो यहां भी ना कोई 90 एंगल, ना कोई 180 एंगल, और 120 तो है ही नहीं, क्योंकि उस प्लेन पे केवल एक ही एटम है, तो हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ये आ गया। अब इसमें से ब्लैक और ब्लैक हटा दो, लोन पेयर हटा दो, मैं सिर्फ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करूं। ये ब्लैक हटा दिया, ठीक है, ये ब्लैक हटा दिया, और जो नीचे एक एटम था वो मैंने यहां ले लिया, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन के आया बेटा। और ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे देखें तो टी शेप टाइप का दिखता है ना, एग्जैक्ट टी तो नहीं है, थोड़ा सा बेंट है, इरेगुलर है, बट बोलने के लिए इसे क्या बोला जाता है, टी शेप या बेंट टी शेप बोला जाता है। तो आप देखिए इसका जो शेप आएगा वो आ जाएगा टी शेप, है ना। और यहां कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है, कोई 180 डिग्री का एंगल नहीं। और ये जो टी शेप बना है, ध्यान से देखना, ये जो टी शेप बना है, टी कॉपी पे बनाते हो, प्लेन पे बनता है या नहीं बनता, बनता है। तो ये जो टी शेप है, ये कैसा है बेटा, प्लेनर शेप है, प्लेनर शेप है। और अगर ये प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन, सारे ही प्लेन पे होंगे, 1 2 3 साइड एटम प्लस 1 सेंट्रल एटम, 4 एटम ऑन द सेम प्लेन। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो sp3d में जो लास्ट केस आता है, ठीक है ना, वो लेते हैं xgf2 और i3 माइनस, xgf2 और i3 माइनस, ठीक है। xgf2 के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं बेटा, तो जेनॉन के वैलेंस शेल में टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, और साइड एटम फ्लोरीन है। मैंने बोला भी था एक बार आपको बीच में कि जेनॉन जब बॉन्डिंग करता है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ करता है। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल सिंगल। और ये 3 क्या बच गया बेटा, लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, मतलब 2+3 का केस है। 2+3 कितना हो जाएगा, 5 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। केस दिख रहा है ab2 और l3 टाइप का केस बन जाएगा, ab2 l3। sp3d का आइडियल ज्योमेट्री क्या होना चाहिए था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर यहां पर डिस्टॉर्शन आएगा, और जो बचा हुआ शेप क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, लीनियर। क्यों बना बचा हुआ शेप लीनियर, इसका रीजन समझिएगा। एक्चुअल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जब मैं बात कर रहा था, है ना, ऐसा समझिएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जब मैं बात कर रहा था, ये तीनों कलर्ड मार्कर सपोज इक्वेटोरियल है, प्लेन वाले, है ना, और ये आउट ऑफ द प्लेन है और ये इनसाइड द प्लेन है, ब्लैक वाले, है ना, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल और एक्सियल हटा रहा हूं, तीनों लोन पेयर जो हैं वो तीनों आ गए इक्वेटोरियल पे। तीनों का रिजल्टेंट, फिजिक्स का वेक्टर देखें, क्या तीनों का रिजल्टेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा बेटा, यस। और रिजल्टेंट कैंसिल हो गया मतलब नेट रिपल्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो एटम होना था, है ना, जेनॉन बीच में, यहां फ्लोरीन है और यहां नीचे भी फ्लोरीन है, इन पे इन तीनों का रिपल्शन, इफेक्टिव रिपल्शन 0 हो जाएगा। इसीलिए ना तो ये आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे, जहां थे वहीं रहेंगे, जहां थे वहीं रहेंगे। और ब्लैक से ब्लैक का एंगल जो आपको देखने को मिलेगा वो 180 देखने को मिलेगा। तो यहां 180 डिग्री का एंगल है। लोन पेयर हटा दिया, लोन पेयर हटा दिया, लोन पेयर हटा दिया, तीनों प्लेन पर थे लोन पेयर, और ये दोनों एटम ऐसे थे। और ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है बेटा, एक लाइन बन रहा है, लीनियर बन रहा है, जैसा एसपी में था। तो ये लीनियर केस है, तो वो आपको यहां पर मेंशन कर रखा है। और साथ ही साथ यहां पर जो बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलेगा, वो बॉन्ड एंगल कितना देखने को मिलेगा बेटा, 180 डिग्री का देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, प्लेनर, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी 3, एक सेंट्रल और दोनों साइड एटम कैसे आ जाएंगे, प्लेन पर। ये तो बात हुई sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब इसके बाद मूव कर रहे हैं sp3d2 पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। पहला एग्जांपल लिया SF6। बेटा SF6 अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो SF6 में सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 फ्लोरीन है। तो बेटा सारे के सारे फ्लोरीन 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बना लेंगे, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो 6+0 वाला केस आ जाएगा, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। H का वैल्यू 6, H का वैल्यू 6 मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 मॉलिक्यूल इज ऑफ टाइप ab6 विदाउट एनी लोन पेयर। और जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, याद करें इसकी ज्योमेट्री जो होती है, एक्चुअल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। और क्योंकि यहां लोन पेयर 0 है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर याद करें SF6 का, तो मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में कि SF6 का जो स्ट्रक्चर बनेगा या ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा देखने को मिलता है। इमेजिन करिएगा एक बार, सपोज
स्क्वायर बाइपिरामिडल कहने का रीजन क्या था, है ना, ये चार जो स्पीशीज दिख रहे हैं, ब्लू अलॉन्ग विथ 3 ब्लैक, ये चारों को अगर आप देखो तो ये एक प्लेन पे है ना, एक प्लेन पे है, और ये एक प्लेन पे चार जब आ रहे हैं तो ये एक स्क्वायर टाइप का बनेगा। क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर टाइप का बनेगा। तो इसे बोल दिया स्क्वायर, और एक एटम इससे बाहर की तरफ, एक एटम इससे अंदर की तरफ, तो प्लेन पे आ गया, बेस पे आ गया स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, स्क्वायर बाइपिरामिडल। और मैंने बोला था इसकी सारी पोजीशन सेम है, याद करो, ऐसे घुमाया था, प्लेन ऑफ रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा था, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें 90 डिग्री के एंगल्स थे, 1 2 3 4, और 4 इसके साथ और 4 इसके साथ, 12 90 डिग्री एंगल्स एंड 3 180 डिग्री एंगल्स। ध्यान से देखें, 12 90 डिग्री एंगल्स एंड 3 12 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एंड 3 एंगल्स ऑफ 180 डिग्री। तो फिर वही क्वेश्चन बनेंगे कि यहां कितने 90 डिग्री के एंगल, कितने 180 डिग्री के एंगल, अगर डिस्टॉर्शन आया तो क्या होगा? प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा। बेटा sp3d2 वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये तो नॉन प्लेनर था, और मैक्सिमम एटम ऑन द प्लेन कितने? इसको हटा दो, प्लेन से बाहर, इसको हटा दो, प्लेन से अंदर, बचे हुए 4 साइड एटम और एक सेंट्रल एटम प्लेन पर होंगे। तो बेटा ये वाले जो 4 एटम्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये प्लेन पे आएंगे, और ये प्लेन से बाहर और अंदर की तरफ, ठीक है। अब बात आती है लोन पेयर आने पर। सपोज एग्जांपल है BrF5 और XeOF4। चलिए हम XeOF4 को लेते हैं, क्योंकि अभी तक ऑक्सीजन वाला केस नहीं लिया हमने। तो XeOF4, ठीक है ना, जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8। फ्लोरीन कितने आ रहे हैं? 4। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, 1 2 3 4। और एक क्या आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा है? मोनोवैलेंट है या बाइवैलेंट है? बाइवैलेंट, 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इनसे हो जाएगी, ठीक है। अब जेनॉन के पास क्या बचा? एक लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, पाई को नहीं काउंट करना, सिग्मा एक ही है ना, एक ही सिग्मा है यहां पर, और यहां पर बचे हुए 4 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा कितने हो गए बेटा? 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 5 + 1 6 का मतलब sp3d2 ab5l1 टाइप का केस बोल सकता हूं इसको। और sp3d2 की आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्क्वायर बाय पिरामिडल। पर एक लोन पेयर आया। अब याद करो sp3d2 में पहला लोन पेयर आप कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका जो डिस्टॉर्शन के बाद शेप आएगा वो आएगा स्क्वायर पिरामिडल। वो कैसे दिख रहा होगा उसको पहचानने की कोशिश करते। देखिए ये आ गया स्क्वायर, ठीक है ना, 4 एटम्स हैं प्लेन पर, एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन से अंदर। अब मैं यहां पर जो लोन पेयर लगा रहा हूं वो इस जगह लगा रहा हूं, ग्रीन पे। मैं कहीं भी लगा सकता हूं क्योंकि सारी पोजीशन सेम है, बट समझाने के लिए आसान रहेगा। तो ग्रीन पे लोन पेयर लगाया। बेटा ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। तो ये जो ब्लैक ब्लैक वाले एंगल है ये खुलेंगे या ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर नीचे है, नीचे धक्का दे रहा है। तो ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, और ये भी ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ केस बन गया, ठीक है ना। और ऐसा केस बन गया तो आप देखो, जब ये इस तरह से आया, और अगर मैं इनको और ऊपर लाऊं, एंगल पे ध्यान देना है ना, ये प्लेन थे और नीचे से अभी ऊपर वाला हटा दिया, नीचे लोन पेयर है, लोन पेयर ने धक्का दिया, ये क्लोज हो रहा है, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। बेटा ऊपर ले जाके अगर मैं इनको और पास लाते जाऊं धीरे धीरे, तो क्या इनका एंगल क्लोज हो रहा है या कम, क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब है एंगल में क्या आ रहा है बेटा? डिक्रीज आ रहा है ना, ध्यान समझना। तो पहले ये एंगल जो थे आइडियली कंडीशन में प्लेन पे, ये एंगल कितने के थे बेटा? 90। पर जब नीचे से लोन पेयर ने धक्का दिया और ये ऊपर गए, तो ये एंगल अब 90 के नहीं बचे। कितने हो गए होंगे? लेस देन 90। हमें वैल्यू नहीं पता, बट लेस देन 90 तो हो जाएंगे, इतना पता है। ऐसा हो गया कुछ, है ना। और जो सामने ऊपर वाला जो स्पीशीज था, है ना, या नीचे लोन पेयर था, ऊपर एक स्पीशीज था, ये ऊपर वाला जो स्पीशीज था ये भी नॉर्मल कंडीशन में, ध्यान से समझना, नॉर्मल कंडीशन में अगर प्लेन होता, कोई लोन पेयर का रिपल्शन नहीं होता, डिस्टॉर्शन नहीं होता, तो इसका एंगल चारों से कितना होता? 90। बट क्योंकि ये ऊपर आया, तो देखो ये जो 90 का एंगल दिख रहा है, इन दोनों को देखना है ना, इसको और इसको देखो, ये जो 90 दिख रहा है, जब ये नीचे लोन पेयर ने धक्का दिया, ऊपर आया, तो ये एंगल कितने हो गए? लेस देन 90। तो इसमें क्या होता है? सारे एंगल कैसे हो जाते हैं बेटा? लेस देन 90 हो जाते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि BrF5 या XeOF4 में 90 डिग्री के कितने एंगल है, तो बेटा 0 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 का नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो आप क्लियरली देख सकते हो एक एटम प्लेन पर नहीं दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर। चलिए मूविंग ऑन टू
द लास्ट केस है ना ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा मॉलिक्यूल दिया है Xzf4, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है अगेन। जेनॉन के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 8। 4 फ्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा, और साथ में क्या आएंगे बेटा? 2 लोन पेयर। 4+2 का केस बनेगा, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4+2 6, 6 का मतलब है sp3d2 ab4l2 टाइप का केस आएगा। और sp3d2 में जब 2 लोन पेयर आएंगे तो याद करें वो दोनों एक्सियल मतलब ऑपोजिट टू ईच अदर आने चाहिए। तो देखिए ये जो था ये स्क्वायर था और ये प्लेन से ऊपर और नीचे, ठीक है ना, ये स्क्वायर था, एक प्लेन से नीचे लोन पेयर, एक प्लेन से ऊपर एटम। यहां पर ये प्लेन आ गया और लोन पेयर कैसे लग गए? ऑपोजिट लग गए। अब हुआ क्या देखें, उसकी वजह से ये 4 एटम जो आपके प्लेन पे होने चाहिए थे कुछ इस तरह से हैं। इन सबका आइडियली जो एंगल है बेटा 90 90 90 90, कितने एंगल है? 90 के 4। और इस ब्लैक का इस नीचे वाले ब्लैक से 180, इस ब्लैक का इस ब्लू से 180, तो 180 के 2 और 90 के 4 इस जगह पे है ना, इस प्लेन के हिसाब से। ऊपर कौन आ गया? लोन पेयर, ठीक है। नीचे कौन आ गया? लोन पेयर। नीचे वाला लोन पेयर ऊपर धक्का देगा सबको और ऊपर वाला लोन पेयर नीचे धक्का देगा। तो बेटा फिजिक्स वेक्टर लगाइए, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर क्योंकि ऑपोजिट थे कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब है दोनों का इफेक्ट कैंसिल, जो जहां था वो वही रहेगा। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर जो है ये एज इट इज रहेगा। और इसमें क्या दिख रहा है? एक स्क्वायर दिख रहा है और वो स्क्वायर किस पे आ रहा है? प्लेन पर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर प्लेनर। क्या बोला जाता है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। और साथ ही साथ 90 डिग्री के कितने एंगल आएंगे बेटा? 4। और 180 डिग्री के कितने एंगल आएंगे? यहां पर 2। तो ये ओवरऑल कंडीशन है अबाउट Xzf4। और ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नाम में आ रहा है स्क्वायर प्लेनर, प्लेनर ही होगा। एंड मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी 5, क्योंकि सारे सेंट्रल एटम एक जेनॉन और चारों फ्लोरीन प्लेन पर है, तो 5 एटम विल बी ऑन द सेम प्लेन। चलिए अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन समझने के बाद बेटा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और उसके लोन पेयर के केसेस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि लास्ट पार्ट बचता है यहां पर। देखिए सबसे पहले एक जनरल केस जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, IF7 की अगर मैं बात करूं, है ना, मॉलिक्यूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं तो IF7 की बात करें। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। और याद करिए जब हमने कोवेलेंसी पढ़ी थी तो आयोडीन या हेलोजन जब डी ऑर्बिटल का यूज करता था तो अपनी कोवेलेंसी एक्सपांड कर सकता था 1 3 5 7। तो यहां पर आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मान ले, एक्साइटेड स्टेट में मान ले। और जो फ्लोरीन आ रहा है साइड एटम के फॉर्म में, है ना, तो साइड एटम वाला हेलोजन हमेशा क्या बनाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। और आयोडीन के पास लोन पेयर कितना है बेटा? 0। तो 7 + 0 का जो समेशन आएगा वो 7 आएगा। और जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d3। और IF7 का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? ab7। और sp3d3 की आइडियल कंडीशन की जो ज्योमेट्री है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलते हैं, दैट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं बेटा? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना, मार्कर से बना पाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो आप इमेजिन करें यहां पर स्ट्रक्चर को देखकर बेटा इसमें एक कंडीशन समझिएगा, ठीक है, जो ऊपर और नीचे वाला बी आपको दिख रहा है, ये वाला बी और ये वाला बी, इनको ऐसा माने कि ये प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे है और बाकी पांचों एटम प्लेन पर है पेंटागन के फॉर्म में। मतलब ये पांचों 1 2 3 4 5, है ना, ये पांचों क्या बना रहे हैं बेटा? एक पेंटागन बना रहे हैं। और जो पांचों प्लेन पे हैं, 1 2 3 4 5 प्लेन पे, एक ऊपर है एक नीचे है। तो प्लेन के जो पांचों हैं उनको इक्वेटोरियल पोजीशन बोला जाएगा और जो प्लेन से बाहर और अंदर की तरफ है उन्हें एक्सियल पोजीशन बोला जाएगा। पांचों प्लेन वाले जो है इक्वेटोरियल है ना, एडजेसेंट इक्वेटोरियल, उनका एंगल कितना होता है बेटा? 72। और जो प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे है एक्सियल का एंगल 180 होता है। और एक्सियल का पांचों इक्वेटोरियल के साथ एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का। तो यहां पर आपको जो एंगल मिलेंगे 90 डिग्री का मिलेगा, 72 डिग्री का मिलेगा और 180 डिग्री का मिलेगा, ठीक है ना। अब बात आती है
कि ये जो पूरी कंडीशन बनी है इसमें क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। और ये दो बी जो आपको दिख रहे हैं, दो साइड एटम दिख रहे हैं ऊपर और नीचे वाले, इनको छोड़कर बाकी सारे एटम प्लेन पर है, तो एक सेंट्रल और 5 साइड एटम प्लेन पर है। टोटल 6 एटम्स, मैक्सिमम 6 एटम विल बी ऑन द सेम प्लेन एंड द स्ट्रक्चर विल बी काउंटेड एज नॉन प्लेनर। अब इसी में अगर हम चेंज करें, जैसे एग्जाम्पल आ गया XeF6, ठीक है, चेक करिएगा, एग्जाम्पल आ गया XeF6। तो XeF6 में क्या कंडीशन बन रही है देखिएगा, जेनॉन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर आएगा और बाकी 6 फ्लोरीन के साथ क्या बनेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो 6 सिंगल बॉन्ड, 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 6 + 1 7, 7 की कंडीशन sp3d3, sp3d3 की आइडियल कंडीशन की ज्योमेट्री पेंटागोनल बाय पिरामिडल, लेकिन इस बार लोन पेयर आ गया है तो इधर L1, और लोन पेयर आने से डिस्टॉर्शन होगा। याद करिए sp3d3 के लिए प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था एक लोन पेयर आएगा तो इक्वेटोरियल पे और 2 आएंगे तो एक्सियल पे। अभी कितना लोन पेयर है, एक आया तो इक्वेटोरियल पे आया, मतलब इस ऊपर वाले बी और नीचे वाले बी को छोड़कर ये जो पांचों की जो पोजीशन होनी चाहिए थी, इनमें से एक जगह पर कौन आ गया, लोन पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर आया तो वो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे भी डिस्टॉर्शन लगाएगा और साथ ही साथ ऊपर वाले एक्सियल पे भी डिस्टॉर्शन लगाएगा। इसीलिए जो 72 डिग्री के एंगल होने थे अब वो 72 डिग्री के नहीं रहेंगे, तो नो एंगल ऑफ 72 डिग्री। जो 90 का एंगल होना था वो 90 का नहीं रहेगा, तो 90 डिग्री का एंगल 0, और 180 का एंगल जो होना था वो भी रिपल्शन की वजह से 180 नहीं रहेगा। तो देयर विल बी नो एंगल ऑफ 72, 90 और 180 डिग्री। और इस ज्योमेट्री में है ना, क्योंकि लोन पेयर आया, आइडियल कंडीशन पेंटागोनल बाइपिरामिडल होनी थी, लेकिन अब एक लोन पेयर आने के बाद देखिए जो शेप बन रहा है या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बन रहा है उसे बोलेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्यों ऑक्टाहेड्रल बोला, याद करें SF6 इसका ज्योमेट्री है ना, ऑक्टाहेड्रल था, तो ये भी तो AB6 टाइप था और ये भी AB6 टाइप दिख रहा है, लेकिन SF6 रेगुलर ऑक्टाहेड्रल था और XeF6 में लोन पेयर आने की वजह से देखने में वैसा ही है, लेकिन डिस्टॉर्शन आएगा, एंगल अलग हो जाएंगे, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इज ऑल्सो नोन एज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा, कैप्ड, CAPPED है ना, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाता है। प्लेनर और नॉन प्लेनर, तो नॉन प्लेनर है क्योंकि ये एटम और ये एटम प्लेन से बाहर और अंदर की तरफ हैं। लास्ट जो केस आता है यहां पर, दैट इज सपोज आपको दिया गया XeF5-1, ठीक है ना, ये जो लास्ट वाला केस है वैसे जनरली ये यूज में आज तक कभी एग्जाम में आया नहीं, बट फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो XeF5-1 की अगर मैं बात करूं बेटा तो ध्यान से समझिएगा, जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब इस केस को देखिएगा, ये नॉर्मल केस है या आयन वाला केस है, आयन वाला केस। कल प्रीवियस लेक्चर में याद करिए आयन वाले केस में बोला था ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन, ऑक्सीजन नॉट कंटेनिंग ऑक्सीजन आयन। तो बेटा XeF5-1 में ऑक्सीजन तो है नहीं, जब विदाउट ऑक्सीजन वाले आयन आते हैं तो जो भी चार्ज हो दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन सेंट्रल एटम, तो मतलब जेनॉन पे चार्ज लेना है आपको, ठीक है ना। अब जेनॉन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 थे और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो भी मैंने यहां बना दिया। फ्लोरीन कितने, 5, 1 2 3 4 5, तो बेटा एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर आ जाएंगे, इसका मतलब है 5 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 5 + 2 7, 7 मींस sp3d3, जिसका एक्चुअल आइडियल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होनी चाहिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बट कितने लोन पेयर, 2, sp3d3 में 2 लोन पेयर एक्सियल पे आएंगे, ऊपर और नीचे आएंगे, और ऊपर नीचे वालों का इफेक्ट कैंसल हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट कैंसल हो जाएगा। इसीलिए ये जो प्लेन पे जो पेंटागन बनना था वो एज इट इज रहेगा और पेंटागन वाला एंगल 72 डिग्री के रहेंगे, 5 एंगल ऑफ 72। और इसीलिए ये क्योंकि एक प्लेन पे आएगा और पेंटागन रहेगा, इसीलिए इसका जो नाम आता है शेप का या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का, दैट इज नोन एज पेंटागोनल प्लेनर, और ये मॉलिक्यूल है। और स्ट्रक्चर पूछा जाए कि प्लेनर है या नॉन प्लेनर, तो प्लेनर, और मैक्सिमम
एटम ऑन द सेम प्लेन विल बी 6 इन दिस केस। अब प्लेनर नॉन प्लेनर मैंने आपको हर जगह बताते गया हूं, लेकिन फिर भी पॉइंट अगर आप याद रख लें तो काम आसान हो जाएगा अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो बेटा स्पीशीज हैविंग लीनियर, अगर किसी का भी जो मॉलिकुलर ज्योमेट्री है या जो एंड में ज्योमेट्री आती है, ठीक है ना, दैट इज लीनियर, वी शेप, टी शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, नाम में ही प्लेनर आ रहा है इनके, पेंटागनल प्लेनर, तो ये सारे प्लेनर स्पीशीज होते हैं। इनके अलावा कोई भी दूसरा जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट स्ट्रक्चर विल बी नॉन प्लेनर। चलिए अब सारे केसेस समझने के बाद हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स के। एग्जाम में आपको अगर कोई क्वेश्चन आया और उसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालने का क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन आ सकता है, प्लेनर नॉन प्लेनर हम डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और उसको सॉल्व कैसे करें, अप्रोच कैसे करें। वैसे तो मैंने टेबल बनाते वक्त आपको बोला था कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही अप्रोच देख रहे हैं, बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सपोज एक मॉलिक्यूल दिया गया आपको XeF4, ठीक है ना। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर निकालना है बेटा। जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फ्लोरीन जो आ रहा है, साइड आइटम जो आ रहा है, वो कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड बना लिया, एक फ्लोरीन ने यहां, दूसरे फ्लोरीन ने यहां, तीसरा फ्लोरीन यहां आ जाएगा, चौथा फ्लोरीन यहां आ जाएगा, और साथ ही साथ 2 क्या बच गए? लोन पेयर। मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, 4 प्लस 2 का सम कितना आ जाएगा? 6। और जब भी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल H का वैल्यू 6 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल ऑलवेज बी sp3d2। अब याद करिए sp3d2 में सेंट्रल एटम अपने आसपास कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर रहा है? 6। और उन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट बन के आता है, उसका जो एक्चुअल अरेंजमेंट बन के आता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर बन के आता है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बायपिरामिडल। तो ये स्क्वायर बायपिरामिडल इसके लिए क्या कहलाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जो आइडियल कंडीशन होती है उसी को इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलेंगे, क्योंकि उसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब कुछ ऐड हो जाएगा और वो आ जाएगा स्क्वायर बायपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं। लेकिन याद करें, जब XeF4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्क्वायर बायपिरामिडल इस तरह से कुछ होना चाहिए था, ठीक है ना। ये जो डॉटेड लाइन है आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन है, और बचे हुए जो 4 पोजीशन दिख रही है वो कैसी है बेटा? प्लेन पर, ठीक है। तो अब आप देखिए, याद करें जो 2 लोन पेयर यहां पर आते थे वो बोला गया था ऑपोजिट पोजीशन पे आएंगे कुछ इस तरह से, और 4 जो फ्लोरीन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात कर चुका हूं, अब मैं इसके मॉलिकुलर ज्योमेट्री, शेप की बात कर रहा हूं, तो बेटा शेप क्या आना चाहिए? शेप में या मॉलिकुलर ज्योमेट्री में आप केवल किसको देखेंगे? एटम्स की पोजीशन को देखेंगे। केवल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर, केवल उनकी पोजीशन देखेंगे। वी विल नॉट लुक एट द लोन पेयर। तो बेटा जो बचा हुआ स्ट्रक्चर आ जाता है वो क्या आ जाता है? स्क्वायर प्लेनर। क्या आ जाता है? स्क्वायर प्लेनर। अब आपसे पूछा जाएगा ये मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर है? प्लेनर है। आंसर प्लेनर नॉन प्लेनर का किसके अकॉर्डिंगली देना होता है? मॉलिकुलर ज्योमेट्री। एटम्स को देखते हैं, लोन पेयर का प्लेन वगैरह नहीं देखा जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्वायर प्लेनर, मैक्सिमम एटम ऑन द सेम प्लेन, सारे एटम प्लेन पे ही होंगे, तो 1 जेनॉन और 4 साइड एटम, 5 एटम मैक्सिमम आपको कहां देखने को मिलेंगे? प्लेन पे। एक और बात, अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिख के आया, पता है आंसर क्या होगा? मॉलिकुलर ज्योमेट्री लिख के आया, पता है आंसर क्या होगा? अगर सिर्फ ज्योमेट्री आ जाए, क्या आ जाए? सिर्फ ज्योमेट्री। तो अब ज्योमेट्री तो 2 टाइप की है, तो हमें कौन सी ज्योमेट्री प्रेफर करनी है? तो हमें जब भी सिर्फ ज्योमेट्री बोलेगा वी विल प्रेफर मॉलिकुलर ज्योमेट्री। हम क्या प्रेफर करेंगे बेटा? मॉलिकुलर ज्योमेट्री। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, इसको इरेज कर दे रहा हूं। सेकंड केस आपको दिया है बेटा ClF3, ठीक है ना, इजी है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन से कितने फ्लोरीन आ रहे हैं बेटा? 3 फ्लोरीन। कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या आ जाएंगे बेटा? लोन पेयर। 2 + 3 का जो सम आएगा, H का वैल्यू कितना आएगा? 5। H का वैल्यू 5 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, और sp3d की जो आइडियल कंडीशन होती है वो होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, रिटन इन शॉर्ट एज TBP, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, बट क्या यहां लोन पेयर है या नहीं है? है। और याद करिए sp3d में लोन पेयर जब भी आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कहां आएंगे बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कहां आएंगे बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो क्लोरीन ने अपने आसपास 5 पोजीशन तैयार करी है, हाइब्रिड है ना, और 5 पोजीशन में से 3 एक प्लेन पे होती है, जिसे हमने इक्वेटोरियल पोजीशन बोला था, ठीक है। ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये आउट ऑफ द प्लेन है मान लीजिए, और ये इनसाइड द प्लेन है, ठीक है ना। तो
इक्वेटोरियल पे आएंगे लोन पेयर, यहां आ गया लोन पेयर, यहां आ गया लोन पेयर, और बचे हुए जो एटम्स हैं वो यहां आ जाते हैं। इस शेप को जब हम ऐसे घुमा के देखते हैं 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो टी शेप दिखता है। हालांकि रिपल्शन की वजह से ये स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो जाता है, बेंट हो जाता है ना, यहां आ जाता है, और ये भी थोड़ा सा ऐसा बेंट हो जाता है, तो ये यहां ना आकर बेंट फॉर्म में मिलेगा, बट फिर भी इसे कौन सा शेप बोला जाता है? टी शेप। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, और इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या ज्योमेट्री या शेप क्या हो जाएगा? टी शेप। प्लेनर या नॉन प्लेनर? यस, टी शेप इज अ प्लेनर, ठीक है ना। अब अगला आ जाता है XeF6, ठीक है। जेनॉन के वैलेंस शेल में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। फ्लोरीन कितने आ रहे हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 6 + 1 7, 7 H का वैल्यू 7 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d3, जिसकी आइडियल कंडीशन एक्चुअल ज्योमेट्री जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी पेंटागोनल बायपिरामिडल। क्या होनी चाहिए थी? पेंटागोनल बायपिरामिडल। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। बट क्या लोन पेयर आया या नहीं आया? आया। लोन पेयर आया तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और sp3d हो या sp3d3 हो, जिनमें इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन होती है, लोन पेयर जनरली कहां पर आते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो XeF6 में भी एक लोन पेयर जब आएगा तो वो इक्वेटोरियल पे आएगा, और इक्वेटोरियल पे आने की वजह से जो बचा हुआ शेप बचता है उसे हम लोग क्या बोलते थे बेटा? याद करें, कल के टेबल में हमने सेकंड लास्ट जो केस देखा था, है ना, टेबल के अंदर पिछली स्लाइड में, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या फिर मैंने बोला था उसका नाम कैप्ड ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, एंड द स्ट्रक्चर विल बी नॉन प्लेनर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, ठीक है ना। आपको दिया है XeO3। क्या दिया है बेटा? XeO3। अब XeO3 की बात करें तो देखें, जेनॉन के वैलेंस शेल में हम पता कर चुके हैं, बहुत बार एग्जांपल इसमें ही देख लिया हम लोगों ने। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइड एटम कौन आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल या डबल बेटा? डबल बॉन्ड। तो बेटा एक ऑक्सीजन ने यहां बॉन्डिंग कर ली, एक ऑक्सीजन ने यहां बॉन्डिंग कर ली, और एक ऑक्सीजन ने यहां बॉन्डिंग कर ली। क्या बच गया? एक लोन पेयर। और हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेना है, पाई नहीं लेना है। तो बेटा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, तो 3 + 1 की कंडीशन बनेगी 4 4, मतलब sp3 की आइडियल कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विल बी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट केस NH4+। क्या ये न्यूट्रल स्पीशीज है या आयन है बेटा? आयन। अब आयन वाले के लिए एक फ्लो चार्ट बताया था आपको, याद करें कि ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन, विदाउट ऑक्सीजन आयन, है ना। तो यहां पर कहीं पर ऑक्सीजन है क्या स्पीशीज में? नहीं। तो विदाउट ऑक्सीजन वाले आयन में एक कंडीशन थी कि जो भी चार्ज आए, प्लस आए माइनस आए, पुट दैट चार्ज ऑलवेज ऑन सेंट्रल एटम। तो बेटा NH4+ में नाइट्रोजन जो है उस पर प्लस बांध के चलेंगे। नाइट्रोजन के पास न्यूट्रल फॉर्म में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 5। प्लस आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो बेटा नाइट्रोजन के पास अब फिलहाल में 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे, और 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल 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 सिंगल। तो बेटा 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 4 + 0 H का वैल्यू आएगा 4, और H का वैल्यू 4 मतलब sp3 की आइडियल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होनी चाहिए, एक्चुअल कंडीशन जो होनी चाहिए, दैट शुड बी टेट्राहेड्रल। और क्योंकि इस बार लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी हो जाएगी, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल आल्सो बी टेट्राहेड्रल। प्लेनर नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। याद करें। इसके बाद I3-, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना, आगे यूज में भी आएगा। याद करें हमने पॉलीहेलाइड्स पढ़ा था, एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस के अंदर I2 और I- आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते थे? I3-। अब 3 आयोडीन है, 3 में से एक आयोडीन को आपको क्या मानना है? सेंट्रल, और बचे हुए 2 आयोडीन क्या हो जाएंगे? साइड एटम। चलिए सेंट्रल एटम एक आयोडीन को माना, और बचे हुए 2 आयोडीन को क्या मान लिया बेटा? साइड एटम। सेंट्रल आयोडीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट क्या ये न्यूट्रल है या आयन है बेटा? आयन है। और ऑक्सीजन कंटेनिंग है या विदाउट ऑक्सीजन है? तो विदाउट ऑक्सीजन है। विदाउट ऑक्सीजन वाले आयंस में जो भी चार्ज आए उसको सेंट्रल एटम पे कंसीडर करना है। यहां चार्ज कौन सा है? प्लस या माइनस? माइनस चार्ज को किस पे कंसीडर कर लिया? सेंट्रल एटम पे। माइनस चार्ज आने का मतलब, एक माइनस आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया हमने यहां से। तो अब आप देखिए आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, सॉरी है ना, गलत बोल दिया मैंने। तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी मैं यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो आयोडीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बेटा? 7, और अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब ये जो साइड वाला आयोडीन है, आयोडीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। आयोडीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल, ठीक है ना। अब देखिए लोन पेयर, देखो एक लोन पेयर,
2 लोन पेयर 3 लोन पेयर। मतलब इसका केस क्या बना, 3+2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 क्या है बेटा, लोन पेयर। 3+2, H का वैल्यू आ जाएगा 5। H का वैल्यू 5 का मतलब है आइडियल कंडीशन में sp3d की ज्योमेट्री TBP होनी चाहिए थी। कितने लोन पेयर है, 3। कंडीशन में चेंज आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा और तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएंगे और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर बचेगा, ठीक है ना, जिसको हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलेंगे, दैट विल बी लीनियर। तो इसको होना चाहिए था ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, बट इसका जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, लीनियर, दैट विल बी प्लेनर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, फॉस्फेट आयन PO4-3। ध्यान से देखें, फॉस्फोरस, इसको भी देखें, क्या ये न्यूट्रल है, आयन है बेटा, आयन, बट ऑक्सीजन कंटेनिंग है इस बार, है ना। अभी तक जो देखे थे वो ऑक्सीजन कंटेनिंग नहीं थे, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग में 2 बातें थी कि अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑक्सीजन पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो सेंट्रल एटम पे आएगा। यहां पर कौन सा चार्ज दिख रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज, मतलब किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो नेगेटिव चार्ज रखना चाहेगा। बेटा फॉस्फोरस के पास वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन आ गए 4, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। नेगेटिव कितना है, 3। जितना भी नेगेटिव है ऐसा नहीं कि एक ही ऑक्सीजन पे लगा दें, हर ऑक्सीजन पे -1 लगा है ना, तो 3 है तो 3 ऑक्सीजन पे -1 लगा दिया। और अब ये जो -1 वाला ऑक्सीजन होता है ये कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा, सिंगल, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है नेगेटिव चार्ज होने के बाद। और ये जो न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन ये कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल। अब आप काउंट करें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, है ना, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, तो सिग्मा बॉन्ड आर 4 एंड लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस आर 0, तो 4 + 0 विल बी 4। H का वैल्यू 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक्चुअल कंडीशन शुड बी टेट्राहेड्रल, और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो बेटा जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो जाएगी वो भी टेट्राहेड्रल एंड स्ट्रक्चर विल बी नॉन प्लेनर। ठीक है ना, आगे बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप पॉज करके वीडियो को यहीं पर पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, है ना। चलिए अब इसके सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, अब मैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करा दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, ठीक है। कार्बोनेट है, सारे केसेस देखो, पहले तो आयंस हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन में अगर नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे आएगा, और ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन में पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम पे आएगा, और बाकी कोई भी अदर देन ऑक्सीजन वाले आयन हो तो बेटा जो भी चार्ज हो किस पे कंसीडर करना है, सेंट्रल एटम पे। चलिए काउंट करते हैं, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं बेटा, 3, 1 2 3। कितना चार्ज है बेटा, -2 ऑक्सीजन पे आएगा, एक एक माइनस लगा दिया, सिंगल माइनस वाला ऑक्सीजन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये जो नॉर्मल ऑक्सीजन है ये बनाएगा डबल बॉन्ड। 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो सिग्मा 3 लोन पेयर 0, H का वैल्यू आ जाएगा 3, और 3 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2, ट्राइगोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल प्लेनर, इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर सेम होंगे क्योंकि लोन पेयर नहीं है। NO2+ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, NO2+ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं बेटा। देखिएगा नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, है ना, तो नाइट्रोजन पे प्लस आया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 4। अब ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, चार्ज तो नाइट्रोजन पे चला गया, ऑक्सीजन कैसा बचा, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्सीजन जो होता है कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल, और कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल। 2 सिग्मा और 0 लोन पेयर, तो बेटा सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर विल बी 0, 2 + 0 का सम आ जाएगा 2, तो H का वैल्यू 2, मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp का मतलब लीनियर स्ट्रक्चर बन के आता है, बॉन्ड एंगल NO2+ का 180 डिग्री आपको मिलता है। सल्फेट, चलिए ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन है, नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन पे आएगा, तो बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने ऑक्सीजन है, 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आप देखो -2 चार्ज है, कितना चार्ज है, -2 चार्ज होने का मतलब क्या है कि 2 ऑक्सीजन पे -1 आ जाएगा, जिस ऑक्सीजन पे -1 है सिंगल बॉन्ड, जिस ऑक्सीजन पे -1 है सिंगल बॉन्ड, न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बेटा सिग्मा बॉन्ड काउंट करें या नंबर ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज काउंट करें तो कितने हैं बेटा, 4, तो इसके लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल बी 4, लोन पेयर आर 0, तो H का वैल्यू आ जाएगा 4, और H का 4 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल होने वाली है क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद परक्लोरेट आयन, ClO4- इज नोन एज परक्लोरेट आयन। देखें ये जितना भी है इसको क्लियर कर दे रहा हूं एक बार। परक्लोरेट आयन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है।
तो पर क्लोरेट आयन में क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनिशियली। नेगेटिव चार्ज विल बी कंसिडर्ड ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आता है। जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। अब कितने और ऑक्सीजन बचे? 3। तो 3 जो बचे हुए ऑक्सीजन है वो न्यूट्रल है, तो उनके सबके कंडीशन क्या रहेगी कि वो डबल बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे। तो ये कंडीशन बन के आई। और बेटा अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस अकॉर्डिंगली तो सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है, H का वैल्यू 4 मतलब sp3 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, आइडियल कंडीशन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, होगी, और साथ ही कोई लोन पेयर नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी सेम। अब देखें लास्ट 2 केसेस, ICl2-, ये दोनों लास्ट वाले केसेस विदाउट ऑक्सीजन वाले आयन है। जो भी चार्ज होगा सेंट्रल पे कंसीडर करें। यहां सेंट्रल एटम कौन है बेटा? आयोडीन। स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर, आयोडीन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है। अब आयोडीन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? माइनस चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पे। ये नेगेटिव चार्ज बना रहा हूं, एक माइनस आने का मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये ब्लैक डॉट से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और साइड एटम कौन है बेटा? क्लोरीन। क्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। एक क्लोरीन ने बना लिया सिंगल बॉन्ड, एक क्लोरीन ने बना लिया एक और सिंगल बॉन्ड, और बचे हुए 3 क्या है बेटा? लोन पेयर। तो इसके लिए जो केस आया सिग्मा बॉन्ड 2, क्योंकि साइड एटम 2 है, लोन पेयर विल बी 3, और 3 + 2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी H = 5। H = 5 आना, इसका मतलब हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। sp3d का आइडियल कंडीशन ट्राइगोनल बायपिरामिडल, क्या लोन पेयर है? यस। तो कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन आएगा, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विल बी लीनियर, जैसा अभी I3- बताया था, सेम वही कंडीशन है। और यहां पर आ रहा है लास्ट में I3+। चेक करिए, ऑक्सीजन के अलावा वाला कोई भी आयन है, चार्ज को सेंट्रल एटम पे कंसिडर करना है। चेक करिएगा, आयोडीन के पास न्यूट्रल फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ठीक है। प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है आयोडीन पे, अगर एक प्लस लगा दिया, प्लस आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना। सपोज मैं ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ा दे रहा हूं, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? 6। और 2 आयोडीन जो बचे हुए, I3 में 3 आयोडीन थे, एक को सेंट्रल माना, बचे हुए 2 को क्या मानेंगे? साइड एटम। तो जो 2 बचे हुए साइड एटम आयोडीन के, वो क्या बनाएंगे बेटा? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, और साथ ही साथ क्या आएंगे? 2 लोन पेयर। तो इसका केस क्या बनेगा? 2 सिग्मा + 2 लोन पेयर, 2 + 2 विल बी 4। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 2 + 2 H = 4। H = 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 की आइडियल कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। तो बेटा ये टेट्राहेड्रल रहेगा, लेकिन लोन पेयर 2 हैं, और लोन पेयर आने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी वो चेंज होगी, और 2 लोन पेयर आते हैं अगर sp3 के केस में, तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर बनता है दैट इज V शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल कंडीशन अभी हमने डिस्कस करी। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आ रहा है, देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर ढेरों बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 पेयर दे देता है, बोलता है आइसोस्ट्रक्चरल पता लगाना है। आइसोस्ट्रक्चरल नाम से समझ में आ रहा है, आइसो मतलब सेम, और स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है? तो स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, जो शेप है, अगर किसी 2 स्पीशीज के शेप सेम आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है ना। रिमेंबर, मॉलिक्यूल्स आयंस हैविंग सेम शेप आर नोन एज आइसोस्ट्रक्चरल। तो अब आपको इनके शेप निकालने पड़ेंगे बेटा। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपको आनी चाहिए, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, और एक लोन पेयर है, तो इसका शेप बनेगा, वैसे तो ट्राइगोनल प्लेनर होना था, बट ये क्या बन के आ जाएगा बेटा? V शेप, ठीक है। SO3 विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, पिरामिडल नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर। SO2 अगेन V शेप। H2O की हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, V शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। XeF4 विल बी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, आप ट्राई करेंगे, सॉल्व कर करके देखेंगे, स्क्वायर प्लेनर। XeO4 इज sp3 हाइब्रिडाइज, दिस विल बी टेट्राहेड्रल। SF4 sp3d है, sp3d में एक लोन पेयर आएगा, तो दिस इज द केस ऑफ सीसॉ, एंड CH4 वी नो इज टेट्राहेड्रल। अब आप देख सकते हैं इनमें से केवल एक केस है बी वाला, जहां पर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, शेप है, वो सेम है, V शेप, V शेप। तो आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या शेप से देखना होता है, V शेप आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से प्लेनर नॉन प्लेनर, हालांकि मैं प्लेनर नॉन प्लेनर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये पॉइंट आगे पिछले कुछ स्लाइड्स में भी हमने देखा था। स्पीशीज हैविंग लीनियर V शेप, T शेप, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर आर प्लेनर स्पीशीज, रेस्ट ऑल आर नॉन प्लेनर। तो देखिए आपके सामने कुछ स्पीशीज आ रहे हैं। SO3 का स्ट्रक्चर बनता है बेटा
ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। जब भी मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मतलब मैं विदाउट लोन पेयर वाली लास्ट की बात कर रहा हूँ, शेप की बात कर रहा हूँ। NH3 में एक लोन पेयर है, लोन पेयर हटा के बन जाएगा ये पिरामिडल, ठीक है ना, पिरामिडल, ठीक। PCl5 का स्ट्रक्चर आ जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ClF3, है ना, ClF3 अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था, टी शेप आता है। कैसा शेप आता है बेटा? टी शेप। इसका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d विथ 2 लोन पेयर, और sp3d में 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएंगे तो बचा हुआ शेप टी शेप होगा। अब आप इजीली बता सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर होगा, है ना, प्लेनर नॉन प्लेनर बताना है तो दिस इज प्लेनर। पिरामिडल विल नॉट बी प्लेनर, तो इट इज नॉन प्लेनर। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऑब्वियसली नॉन प्लेनर, एंड टी शेप इज प्लेनर, है ना। तो ये कंडीशन आपके सामने ऑलरेडी लिखी हुई भी है।